नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जातीय गोलबंदी शुरू हो गई है। इसे आप सोशल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग बैठते हैं जो बात बात पर कहते हैं कि वह जातीय राजनीति में विश्वास नहीं करते, तो वो कहते हैं कि ये सोशल इंजीनियरिंग है, जबकि है वास्तव में जातीय गोलबंदी। अब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, सरकार के अंदर भी जातीय गोलबंदी शुरू हो गई। नए साल के आखिरी दिनों में ब्राह्मणों की बैठक, क्षत्रिय कुटुंब, अयोध्या में लोधी समाज की बैठक, कुर्मी समाज की बैठक, लोधी समाज की बैठक, बहुत सारी बैठकों से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को गरमाया गया। और आज कल्याण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष हैं सही मायने में, उत्तर प्रदेश में कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड ओबीसी उभार आया, उसके महानायक कल्याण सिंह, उनकी आज जन्म जयंती है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम कल्याण सिंह जी को, बहुत बहुत श्रद्धांजलि। क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे कि एक वक्त ऐसा ताप था कि देश में उनसे बड़ा कोई नेता था नहीं। कल्याण सिंह जब अयोध्या में बाबरी ढांचा ध्वंस के बाद जब कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया, तो जिस तरफ वो जाते थे तो लोग उनके चरणों की धूल ऐसे उठा के अपने माथे में लगाते थे। और मैं ये नहीं कह रहा। के न्यूज़ में मेरे साथ ही एक इंटरव्यू में 2014 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कल्याण सिंह के कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष रहे कलराज मिश्र ने ये बात ऑन एयर कही थी उस वक्त कि कल्याण सिंह से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में दूसरा नहीं था। ऐसा ताप, ऐसा प्रचंड ताप। तो जो ओबीसी का उभार हुआ, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी बामन और बनियों की पार्टी थी, लेकिन कल्याण सिंह ने जिस तरीके से ताना बाना बुना, आज मौजूदा भारतीय जनता पार्टी उसी की मलाई काट रही है। आज कल्याण सिंह की जन्म जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह और उनके बेटे राजवीर सिंह राजू जो इस वक्त नजर आ रहे हैं फ्रेम में। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का अगर वीडियो देखें तो संदीप सिंह तो थोड़ा मंत्रिमंडल में है, सहज नजर आए, लेकिन राजू थोड़ा नाराज भी दिखे। उनकी जो शारीरिक भाषा नजर आई वो थोड़ा तुनके नजर आए। इसकी वजह सीधे तौर पर यह बताई जा रही है कि वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए उनका नाम तय हुआ था, लेकिन फिर किसी ने भांजी मार दी। राजू प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे। संजय निषाद इस फ्रेम में नजर आ रहे हैं, निषादों के नेता, मल्लाहों के नेता, ओबीसी के नेता। तो संजय निषाद ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है छोटे दलों के प्रति वो बहुत सम्मानजनक है, और जो दूसरे लोग हैं वो ठगबंधन बना रहे हैं, गठबंधन नहीं बना रहे हैं। इस तरह की बातें भी हुई। कल्याण सिंह के तमाम पोस्टर भी लगे लखनऊ में, और एक तरीके से उभारने की कोशिश की गई। जो ओबीसी वाला भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने इसको उभारने की कोशिश की। अब 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इस कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले गए। हो सकता है पहले से निर्धारित हो, लेकिन मीडिया हल्के में कहा गया कि योगी महाराज अचानक गए। अचानक तो होता नहीं, प्रधानमंत्री जी से टाइम मिला होगा तभी गए होंगे। प्रधानमंत्री जी के साथ 1 घंटे तक उनकी मुलाकात रही है, तस्वीरें यही सामने आई हैं। अब 2 लोगों के बातचीत है तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं, और उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता के अगर शब्दावली को इस्तेमाल करें तो चंडू खाने की। तो ये कह सकते हैं, बहुत सारे संभावनाएं जताई गई कि मकर संक्रांति के बाद उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। योगी जी इस पर चर्चा करने गए थे, नड्डा से मिले, जेपी नड्डा जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे मिले, तमाम लोगों से मिले और बातचीत हुई। तो ये भी कहा गया कि नहीं, योगी महाराज मंत्रिमंडल और संगठन दोनों में सोशल इंजीनियरिंग किस तरीके से इस्तेमाल हो, इसका कोई फार्मूला या तो लेने गए थे या कुछ समझाने गए थे नेतृत्व को, या कुछ बताने गए थे। तो ये पूरा गणित रहा। लेकिन मसला इसी इर्द गिर्द है कहीं ना कहीं कुछ भी। अब योगी जी के साथ साथ में पीछे पीछे तमाम तस्वीरें आई ब्रजेश पाठक की। पाठक जी भी लगभग प्रधानमंत्री के साथ उनकी
एक पहले तस्वीर आ चुकी है, 1-2 दिन पहले वो मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन आज की मुलाकातें BL संतोष जी जो संगठन महामंत्री हैं, नितिन नवीन जी, JP नड्डा जी, तो वो भी योगी की तरह पीछे वो भी लोगों से मिलते मिलाते मिलते जुलते नए साल की बधाई देते नजर आ रहे हैं। अब खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में विस्तार होना, मंत्रियों की छुट्टी होनी, 2-3 मंत्री बनेंगे। भूपेंद्र चौधरी जो निवर्तमान अध्यक्ष है उनका एडजस्टमेंट होगा। पूजा पाल को लेकर खबर है कि वो भी मंत्री बन सकती हैं, भूपेंद्र चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं। एक बड़ी गजब खबर है कि कोई डिप्टी CM इधर उधर हो सकता है, पता नहीं कितनी सत्य है, लेकिन ये चर्चा है, चकचक है खूब। आज कल्याण सिंह के जो जयंती कार्यक्रम था उसमें भी इस बात को लेकर चर्चा थी कि एक डिप्टी CM किनारे लगाया जाएगा, पता नहीं किसको लगाएं, और कोई नया इंडक्ट हो सकता है। यह हो सकता है ये कोरी कल्पना ही साबित हो जाए। और इन सबके बीच 5 दिन के लिए गोरखपुर गए हैं जो मौजूदा अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी। तो ये गोलबंदी चल रही है 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सरकार और संगठन को लेकर जाति गोलबंदी जबरदस्त है। और जो विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वहां भी वो तो मोटे मोटे तौर पर PDA के फार्मूले पर वो एकाग्र हैं, लेकिन वहां भी थोड़ा इधर उधर चलता रहता है। तो आज हम मंथन में इसी पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो 2027 का चुनाव है उसको लेकर जाति गोलबंदी क्या है, और यूपी में 2027 का जो चुनाव है उसके लिए जो जातीय गोलबंदी क्या है, उस पर आज हम मंथन में बात करेंगे। यूपी में 2027 के लिए जातीय गोलबंदी, और वो गोलबंदी क्या है, कौन कौन से समीकरण हैं, बहुत सारे मुद्दों को लेकर, हम सामाजिक मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर हम लगातार बातचीत करते हैं। लेकिन बीच बीच में राजनीति की भी खोज खबर ले लेनी चाहिए, हालचाल ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है जो चाहता है कि उसको ऑथेंटिक और सही जानकारी दी जाए। तो ये कार्यक्रम हमारा मंथन, इसका एक शानदार प्लेटफॉर्म है दर्शकों के लिए। अब योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कल्याण सिंह के बारे में, उनके जन्म जयंती पे संजय निषाद क्या बोले, और जब ब्राह्मणों का एपिसोड हुआ तो एक कुनबा था जो हवा दे रहा था कि भाई ब्राह्मणों का अपमान कर दिया पंकज चौधरी ने, तो पंकज चौधरी की सपोर्ट में आ गए, ये लाए गए पूर्व भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी। तो उनकी भी वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या नजरिया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बाबूजी थे उत्तर प्रदेश के अंदर। 1991 में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, आतंकी गतिविधियां सिर उठा रही थी। शासन की योजनाओं का लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं मिल रहा था। एक और अराजकता थी, कुव्यवस्था थी, और दूसरी ओर 500 वर्षों की गुलामी को दूर करने के लिए छटपटा रहा हिंदू समाज। उन स्थितियों में बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली थी। पहली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार,
और उन्होंने जब कार्य प्रारंभ किया तो कुछ ही महीनों में हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक विश्वास सुदृढ़ होने लग गया था कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन की ओर चल करके विकास के एक नए सोपान को चूमेगा। बिल्कुल सही किया, उचित किया और अध्यक्ष के नाते जो उन्होंने किया वो श्रेष्ठ काम किया। चौधरी को आप लोगों की बैठक के बाद नसीहत देनी पड़ी। कौन सी नसीहत? उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को नहीं, उन्होंने पार्टी लाइन बोला। पार्टी के अंदर स्वाद तक नहीं बताने दिया। पार्टी के अंदर पार्टी नहीं चलनी चाहिए। पार्टी सब समाज की पार्टी है और मैंने एक शब्द कहा उसको आप नहीं ध्यान दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ, किसकी मूर्तियां लगी? भाजपा का जो भी सदस्य है उसके ड्राइंग रूम में किसकी मूर्तियां लगी हैं? तो सब समाज की पार्टी है, सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। क्षत्रिय बैठक हुई, कोई नाराजगी नहीं। आखिर पंडितों ब्राह्मणों की बैठक पे क्यों उनको कोई नाराजगी नहीं हुई। जिस समय वो बैठक हुई उस समय वो अध्यक्ष नहीं थे। आज वो अध्यक्ष थे तो उनका कर्तव्य था कि पार्टी को, सर्व समाज को एकजुट करके चलना और ऐसे कार्यों के लिए प्रतिबंध लगाना जो पार्टी को कमजोर करते। तो सही किया उन्होंने, आप मानते हैं पंकज चौधरी का निर्णय? बिल्कुल सही किया, उचित किया और अध्यक्ष के नाते जो उन्होंने किया वो श्रेष्ठ काम किया। अच्छा, उसके बाद में पहले पंकज चौधरी नसीहत देते हैं, फिर ब्रजेश पाठक जाकर पीएम मोदी से मिलते हैं, फोटो जारी होती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा डैमेज कंट्रोल में लगी है। क्या कहेंगे? क्या करता है इस पर हम कहीं टिप्पणी करेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वही बात मैंने कहा कि अखिलेश यादव खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, घबराए हुए हैं, अलग थलग है, कोई उनका फॉलोअर नहीं तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फॉलोअर नहीं है, कौन है? बिरादरी के अलावा बचा कौन है? रमापति राम त्रिपाठी पूरी तरीके से पंकज चौधरी के उसमें आ गए हैं। और जो ब्राह्मणों को लेकर एक हवा दी जा रही थी कि ब्राह्मण के साथ बड़ा अपमान हो गया और ये बड़ा मुश्किल हो गया, उसको लेकर रमापति राम त्रिपाठी ने एक साफ तौर पर एक लाइन क्लियर कर दी। वो कहा कि यही पार्टी लाइन है। और ये पुराने नेता रहे हैं, संघ में बहुत वर्षों तक काम किया है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने रमापति राम त्रिपाठी जैसे ब्राह्मण नेताओं को उतार दिया है इस नैरेटिव को काटने के लिए कि ब्राह्मणों का बड़ा अपमान हो गया पंकज चौधरी के उस बयान से, या भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का जो कद है वो घटा है, या ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही? इसके लिए क्या रमापति राम त्रिपाठी जैसे लोग आगे आ रहे हैं, या जो विधायक हैं सलभमणि त्रिपाठी, क्या उस तरीके के लोगों को आगे किया गया है? ये एक अपने आप में जाति गोलबंदी ये भी है। और वो कह रहे हैं रमापति राम त्रिपाठी की पार्टी लाइन यही है। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि पार्टी के अंदर पार्टी नहीं चलेगी भाई। ये बामन ठाकुर बनिया साहब क्या कर रखा है? पार्टी मतलब पार्टी। तो एक ये सिस्टम है। संजय निषाद ने क्या कहा है वो जरा स्क्रीन पर लाया जाए। संजय निषाद ने जो बातें कही बड़ी महत्वपूर्ण कही। वो चूँकि ओबीसी की रहनुमाई करते हैं और मंत्री भी हैं सरकार में, वो कह रहे हैं कि हम बाबूजी को नमन करते हैं। 500 सालों तक हमने भगवान राम को टेंट में देखा, उन्होंने अपने पद का बलिदान दिया और राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर प्रदेश में माफिया और जो राज था उसको खत्म कराया। और इस तरह की बातें उन्होंने की। और ये कहा कि भाई जो लोग विपक्ष के लोग हैं वो ठग बंधन है उनका। संजय निषाद बातें कर रहे हैं। खैर, जाति कुलबंदी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। राजू जी का एक लंबा अनुभव है और काफ़ी समय के बाद आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हैं। राजू जी बहुत स्वागत। विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका विवेक जी, बहुत धन्यवाद। लगभग 5 दशक का पत्रकारिता का अनुभव, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत प्रमोद जी आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। रजा रिजवी साहब का भी बहुत लंबा अनुभव है और तमाम सरकारों तमाम उसको देखा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई नए साल की भी, चूँकि अभी ये हफ्ता नया साल वाला चलेगा ही, तो लगातार बधाई और शुभकामनाएं। राजू जी, सीधे आपसे ही चर्चा करते हैं। आज वो आप उस कार्यक्रम में मौजूद भी थे, कल्याण सिंह की जो जयंती थी आज, उस पर बहुत सारे मंथन चिंतन हुए। तमाम नेताओं के शारीरिक भाषा भी देखी कि किस तरीके से राजवीर सिंह राजू भी थोड़ा तिनके हुए नज़र आ रहे थे, तुनके हुए नज़र आ रहे थे बल्कि। तो
एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जाति गोलबंदी को आप किस तरीके से देख रहे हैं राघवेंद्र जी? देखिए दुर्गेन जी, ये निश्चित तौर पर है कि 2027 की जो स्क्रिप्ट बन रही है और जो सरकार बनाने की जुगाड़ टेक्नोलॉजी से फार्मूले बनाए जा रहे हैं, भाई फार्मूला क्या है, पीडीए क्या है, एडीए क्या है, ये भी तो जाति गोलबंदी के फार्मूले है। और जो छोटे छोटे से दलों का मेल जो बड़े बड़े दलों का बिगाड़ देता है खेल, तो ये सारी चीजें जो कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का और उसके फार्मूला बनाने का जो लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाई, चाहे कुछ कोई धर्म संसद कराए, चाहे कोई वो आपने देखा हो पिछले दिनों अयोध्या में एक कुर्मी सम्मेलन हुआ था जी। इसके बाद जब ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, जब पाठक जी ने कराया, कुशीनगर के विधायक जी ने, तो उसकी अलग चर्चा रही। रामवीर सिंह जी ने जो मुरादाबाद के अपने संभल के विधायक हैं, उन्होंने हालांकि बर्थडे पे कुटुंब रखा था, लेकिन पूरा मीडिया में उसका अलग तरीके से दिखाया गया। इसी तरीके से आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में साक्षी महाराज और उनकी पूरी टीम, आपने देखा होगा लोक सम्मेलन कर रही थी। तो जो लोक सम्मेलन था, और निश्चित तौर पर यह भी था कि आज बहुत सारे इसमें भी इनमें भी खेमे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसा कि माना जा रहा था कि आज वहां पर सारे सांसद रहेंगे, जो बाबूजी ने 6-7 सीटें उनकी रहती हैं, लेकिन मैंने देखा 2 चेहरे तो मुझे नजर आ रहे थे। एक तो अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी और दूसरे फरकाबाद के लोकप्रिय सांसद मुकेश राजपूत जी, जो लगातार तीसरी बार लोकसभा के सदन में। कहने का तात्पर्य है कि राजवीर सिंह जी ने जिस तरीके से कार्यक्रम और जिस तरीके से होर्डिंग और बाबूजी की जयंती पर आज सर्दी भरे माहौल में जिस तरीके से मामला गर्म कर दिया, और बाबूजी के तमाम जो मामले थे, राम मंदिर का जो मेन मुद्दा था, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने भी आकर के उन्हें बताया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के वो पहले मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ऐसा नहीं है, और उन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्सी तक छोड़ दी थी। तो उन्होंने क्या क्या वो बताया प्रतिमूर्ति। लेकिन ये निश्चित तौर पर है, अगर सारा कुछ अगर आप देखेंगे, सारा कुछ गुणा भाग आकर के इस बात पर टिक जाता है कि सारे कुछ लोग जब डॉक्टर संजय निषाद जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पहुंचे वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने, और बाद में जब वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे, तो उन्होंने भी जब मीडिया ने सवाल किया कि भाई जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी कहा कि छोटे छोटे दलों का मेल उसको बनाएंगे फार्मूला, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के समय में लोग कांग्रेस से ज्यादा पीड़ित थे, और सपा के भी जो फार्मूले हैं निश्चित तौर पर ये गठबंधन नहीं बन रहे हैं, ये ठगबंधन है। भारतीय जनता पार्टी में जो ऊपर केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने जो मेरे सामने बोला मीडिया के समय कि आज पूरे देश में जो फार्मूला बना है उसमें उत्तर पर मोदी की एक अलग पहचान है, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में योगी जी की एक पहचान है। तो मोदी योगी की जो छवि है वो निश्चित तौर पर सब समाज के बीच में है, और सब समाज के बीच में जिस तरीके से आप जो देख रहे हैं फार्मूले बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन सत्ता में कुछ हासिल होने वाला समाजवादी पार्टी को नहीं है, क्योंकि वो केवल आपने देखा हो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो रहे उन्होंने भी हमेशा सामंतवादियों को जूते की नोक पर रखेंगे, इस तरीके के बयानबाजी करके आम जनमानस में खासतौर से अगड़ा वर्ग जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय और बनिया वैश्य समाज, तो अगड़े समाज में जो नाराजगी थी वो और बढ़ाने का काम किया। और मैं समझ रहा हूं कि फार्मूला कितने भी बन रहे हो, और उसी फार्मूले पे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी आज पूरी राजधानी में सुर्खियों में रही है दुर्गेश जी। और आपने देखा हो कि जो भूपेंद्र चौधरी जी लगातार प्रदेश अध्यक्ष रहे, और उनके कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां रही, उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट में स्थान मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और वहीं पर क्योंकि पाल समाज बहुत अपने को अपेक्षित मानता है कि भाई पाल समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है, और 4% से ज्यादा आबादी पाल समाज की है, और बीएसपी और सपा के अध्यक्ष पाल हैं, बीएसपी का अध्यक्ष भी पाल और सपा का अध्यक्ष भी पाल प्रदेश का। तो वो एक फार्मूला दोनों जो पार्टियां हैं वो सीधा सीधा ये मान के चलते हैं। और उधर बहन जी सारी चीजों में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपने देखा हो पिछले दिनों जो भी एपीसी उठ रहे हैं, तो बहन जी अभी साथ हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एक वर्ग उनके साथ पूरा जुड़ा हुआ है, उनका जो मत है वो इधर उधर जो मिलना है वो तो निश्चित तौर पर। अब सारा कुछ जो SIR फार्म है और उसके बाद जो चीजें बताई जा रही हैं उसमें दोनों पार्टियां अपना अपना बता रही हैं,
एक तरफ सपा का ट्वीट आता है कि नहीं ये भाजपा का नुकसान है, लेकिन दुर्गेश जी अगर दूरगामी परिणाम देखेंगे तो गांव में तो जो वोट पंचायत में पड़ने वाले हैं वो शहर में जो वोट थे, तो मैं समझता हूं इसमें भी बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिखा रही है वो मैं समझता हूं अंदरूनी जो 4 करोड़ मतदाता बता रहे कि नहीं साहब पूरे उत्तर प्रदेश में घटे हैं। मैं समझता हूं पंचायत चुनाव में जो गांव में जिनका वोट बना हुआ है, ग्रामीण में वो वोट जो घटते थे, शहर में जो है वो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आपको उनमें भी तभी चौंकाने वाली चीजें सामने नजर आएंगी। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि आज बाबूजी की जो जयंती बनी और जिस तरीके से भव्य दिव्य कार्यक्रम उनकी जयंती पर लखनऊ में आयोजित किया गया और उसमें बड़े स्तर पर जो लोग खास तौर से जिन्हें पंचायत का चुनाव लड़ना है, जिन्हें प्रधानी का चुनाव लड़ना है और जिन्हें जो इसके अलावा भी आपने देखा आने वाले समय में राज्यसभा की कुछ सीटें हैं, लोग चाहते हैं कि राजवीर सिंह जी जो बाबूजी के पुत्र हैं उनको राज्यसभा में लिया जाए। और चर्चा इस बात की भी थी कि जो BL वर्मा का शायद कार्यकाल समाप्त हो रहा है आने वाले समय में, उनका कार्यकाल न बढ़ा करके केंद्र में राजवीर सिंह जी को मंत्री बनाया जाए। इन सब चीजों की कार्यकर्ताओं में जनमानस में अलग अलग चर्चाएं हैं। अब उनका कितना अमित शाह जी जो अपने चाणक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कितना उन पर असर पड़ता है, ठीक है, और कितना इन संगठनों का असर पड़ता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि भले ही उत्तर प्रदेश में भले जातबंदी जो कार्यक्रम रोकने की बात कही गई हो, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि कार्यक्रम सभी आयोजित हो रहे हैं और ये भी निश्चित तौर पर है कि उनके पीछे प्रायोजन कुछ अलग अलग है। कोई अलग अलग तरीके से, कोई मेधावी छात्र के नाम पर करता है, कोई अपने धार्मिक जो है सांस्कृतिक के नाम पर करता है, किसानों की महापंचायत पर देखो आपने देख लिया हो फरीदाबाद में जो 12 अक्टूबर की आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन आ रहा था कि 12 तारीख को किसान महापंचायत फरीदाबाद में रामनगरिया मेले में होनी है, वहां जिला प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है किसानों को। तो बहुत सारी चीजें हैं। राजू जी बड़ा घमंजा चल रहा है चारों तरफ। विवेक पांडे की तरफ मैं जाऊंगी। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हमारे साथ हयात उमर साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत हयात साहब आपका, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। विवेक पांडे जी, जो आपका पूरा जो सिस्टम है पार्टी का, वहाँ भी जाति गोलबंदी तो है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब इसको गोलबंदी कह लें, सोशल इंजीनियरिंग कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन क्या अब पूरी तरीके से, जैसे संजय निषाद ने कहा कि भाई जो विरोधी दल हैं, सपा है, ये छोटे दलों से करते हैं फिर उनको ठग लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती, उनको सम्मान देती। राघवेंद्र राजू ने कहा कि भाई आपके प्रवक्ता, आपके नेता अगड़ों को गरियाते हैं इसलिए कि पिछड़े इंटैक्ट हो जाए। तो ये कौन सी इंजीनियरिंग है? ये भी सोशल इंजीनियरिंग है। देखिए, मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, पहले तो सभी को मेरा प्रणाम, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे मंच से चाहूंगा जी। और पहली बात पे ही मैं आपत्ति दर्ज करूंगा कि आप सवर्णों को सामंतवादी यहाँ पे कह के सर्टिफिकेट दे करके सामंतवाद का एक टैग लगा रहे हैं, जो कि वर्तमान राजनीति के विपरीत है। सामंतवाद का विषय और सामंतवाद का अर्थ भारत की वैचारिक सोच के एकदम विपरीत है। वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई और हमारे आदरणीय वरिष्ठ प्रवक्ता ने किसी जाति का उल्लेख नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था सामंतवादी सोच। अब उसमें उन्होंने किसी जाति का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन चूंकि आदरणीय हमारे ठाकुरों को जूते की नोक पर आप सुनिए उसको, ठाकुराई मैं सुन चुका हूं, मेरी बात आने दीजिए। अरे मेरी बात तो आने दीजिए, रुक जाइए। तो आप ये स्वीकार करते हैं ना, तो आप ये, हाँ वही कह रहा हूं, तो आप ये स्वीकार करते हैं ना कि जो निर्देश जारी हुआ था वो ब्राह्मणों के लिए ही किया गया था 21 तारीख को आपके प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले आएंगे, अभी आएंगे। हाँ, हरीश जी आएंगे। नहीं, मैं आदरणीय वरिष्ठ हैं, पत्रकार महोदय हैं, शायद वैचारिक वो है, तो मैं अपनी बात रख रहा हूं। तो ये बात भी तो मंच स्वीकार करे कि ये जो निर्देश था वो ब्राह्मणों के लिए था, जिसको भारतीय जनता पार्टी बार बार अलग अलग मंचों से नकारने का प्रयास कर रही है। और कैसे था मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। अगर 21 तारीख को बैठक होती है, 23-24 में निर्देश आते हैं, तो 30 तारीख को राजवीर सिंह जी जो सांसद हैं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को आंख दिखाते हुए कैसे लोधी युवा सम्मेलन कर दिया बुलंदशहर में, और उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से एक शब्द ना निकला, ना कोई निर्देश, और जो निर्देश दिए थे उसकी तो खुलेआम अवहेलना भी हो गई। क्या इसीलिए आज पीडीए के एक पूर्व पुरोधा कह सकते हैं उनको, चूंकि कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, बड़े नेता थे पिछले दल के, तो भाई सम्मानित तो वो सभी के लिए हैं।
तो क्या आज इसीलिए उनकी जयंती में प्रदेश अध्यक्ष जी अपना स्वागत गोरखपुर में करवा रहे थे? पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नेतृत्व में तरीके से उनको प्रदेश कार्यालय पे इस कार्यक्रम का एक सहभागी होना चाहिए था। मुख्यमंत्री भी चूंकि दिल्ली थे, दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली थे, तो प्रदेश अध्यक्ष की संगठन की जिम्मेदारी थी कम से कम मुख्यमंत्री तो थे कार्यक्रम में, विवेक मुख्यमंत्री थे कार्यक्रम में। नहीं, मुझे जहां तक पता है मुख्यमंत्री ना मुख्यमंत्री थे। ये जो हमने अभी बाइट चलाई है, मुख्यमंत्री थे उस कार्यक्रम में, वो उसी कार्यक्रम में वापस आ गए हो, क्योंकि मुझे ये पता था कि वो दिल्ली गए थे। हाँ, मुझे हो सकता है कि वापस उन्होंने मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बहुत देर तक रहे, शिरकत किया, फूल माला छोड़ा है। हाँ ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे जहां तक पता था चूंकि वो दिल्ली गए थे, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ठीक 9 बजे आ गए थे। ठीक, वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसका ज्ञान नहीं था। ठीक, अब स्थिति की बात यह है, जहां तक जाति आधारित बैठकों की विवाद की बात आई, इस बात से आगे बढ़कर के अब जो समीकरण आज बन रहा है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार, सबसे पहले तो ये बात आएगी ना सामने कि क्या तीनों मुख्यमंत्री, भाई डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम जिस तरह से कोडिन वाले प्रकरण पे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहली बार आकर के, क्या तीनों एक साथ दिल्ली पहुंचे थे? तो पुराने इंजन पे नया पेंट लगाने से इंजन का परफॉर्मेंस नहीं बनता, बढ़ जाएगा। बहुत स्पष्ट बात, डब्बे बदलने की कवायद चल रही है, इस बात को भी इस मंच को समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से संगठन में बदलाव की बात है और बदलाव की चर्चा होने के बाद अगर प्रदेश अध्यक्ष की उसमें भूमिका नगण्य दिख रही है, तो यह भी विवाद का विषय है। उससे बड़ी बात पे आते हैं, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि पंकज चौधरी जी बनाम संगठन का जो सरकार का तालमेल का विवाद चल रहा है, नया प्रदेश अध्यक्ष जो बना है वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र गोरखपुर संभाग से ही आते हैं। बीजेपी का पहले एक व्यक्ति एक पद का जो प्रचलन था, अब वो एक क्षेत्र और एक ही प्रभुत्व, एक क्षेत्र एक चेहरा एक और सारा प्रभुत्व के समीकरण में बदल चुका है। विवेक, मैं खाली भारतीय जनता पार्टी की चर्चा नहीं कर रहा हूं विवेक जी, मैं आज केवल भारतीय जनता पार्टी की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में जो जातीय गोलबंदी है, आपकी पार्टी भी कर रही, कांग्रेस ऐसी हैसियत में नहीं है कि वो कोई जातीय गोलबंदी कर सके। मुख्य प्लेयर आप ही हैं विपक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चल रहा, इस जातीय गोलबंदी में कौन कहां है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। गोलबंदी की बात है कि हम तो पीडीए का एजेंडा लेकर चल ही रहे हैं, क्योंकि पीडीए में उसमें पीडीए में ठाकुर वामन तो है नहीं, पीडीए में हर वो वर्ग है, क्योंकि देखिए पीडीए की डेफिनेशन हर व्यक्ति अपने अपने अलग अलग तरीके से अपने अपने अनुसार उसको गढ़ रहा है। आप लोग भी बदलते रहते हैं ना बीच बीच में, कंफ्यूज हैं लोग, कंफ्यूज हैं, अपने आप बदल देते हैं आप लोग भी बीच बीच में, दिक्कत ये है। मैं उसी को स्पष्ट कर दे रहा हूं आपके मंच पे। पीडीए में हर वो वर्ग, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो किसी भी ओबीसी या एंटी एसटी किसी वर्ग का हो, लेकिन अगर वो शोषित है, पीड़ित है, अगर उसका उत्पीड़न हुआ है, अगर उसको मुख्य धारा में अभी तक अवसर नहीं मिला है, हर वो वर्ग विशेष संभाग शामिल है जिसको कि मुख्य धारा से जोड़ना अनिवार्य है, आवश्यकता है। वो हर व्यक्ति पीडीए का भाग है। ठीक है। अब भाजपा की जैसे व्याख्या मैं करूं तो भाजपा की व्याख्या मैं 10 तरीके से कर सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी, इसको मैं 10 तरीके से व्याख्यात कर दूं, तो ये आपका ये सबकी व्याख्यात करने का अपना विषय है। लेकिन पीडीए का स्पष्ट जो व्याख्या हम बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी संविधान का एक ऐसा प्रतीकात्मक प्रारूप जिसके माध्यम से हम उनको उस वर्ग को अधिकार देने का प्रयास कर रहे हैं जो संविधान के नियम उपनियमों से ही वंचित रखे गए हैं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो। ठीक है विवेक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के नेता ये बात को कह रहे हैं कि भाई जो जैसा महसूस करे वही पीडीए है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस जाति गोलबंदी पर चर्चा जारी रहेगी। तो 2027 चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में जाति गोलबंदी, सोशल इंजीनियरिंग इसे कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तैयारी है। ये कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद सरकार और संगठन में तगड़ी सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आज पहुंचे, वहां प्रधानमंत्री से लेकर संगठन के मौजूद लोगों से मुलाकात की। उनके पीछे पीछे दोनों डिप्टी सीएम भी वहाँ पहुँचे। एक डिप्टी सीएम की तमाम तस्वीरें आई सामने, ब्रजेश पाठक की, दूसरे की भी आ ही रही होंगी, लेकिन क्या कोई बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा? ये सब बहुत सारी चर्चा है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा साहब,
लखनऊ में किस तरीके की गतिविधियां हैं सोशल इंजीनियरिंग को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर? सही है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर के बहुत ही मजबूती से काम कर रही है, और उसका रीजन ये है कि ये 2026 जो है पूरा ये साल चुनावी वर्ष है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उसने देखा कि लोकसभा के चुनाव में पीडीए का फार्मूला कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ है। उस सक्सेस को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही समझदारी से, आप समझिए, कुर्मी बिरादरी का जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि पीडीए के पास 10 लगभग कुर्मी बिरादरी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए हैं, और ये कहीं न कहीं जो है ये बताता है कि अगर पिछड़ी जाति का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा तो जो वोटर है वो कहीं पीडीए की तरफ भाग न जाए। तो इसलिए बहुत सोची समझी रणनीति थी। और दूसरे, भूपेंद्र चौधरी जो है वो कार्यकर्ताओं को बड़े अच्छे तरीके से सजो के नहीं रख पा रहे थे, और पंकज चौधरी जो है वो एक जमीनी हकीकत के नेता हैं। पहली बार वो चुनाव लड़े थे सभासद का, तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और उनको जो है ये डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी उस वक्त संगठन मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, यही लेकर के उनको आए थे, और लेकर के आए थे। उन्होंने उस टाइम एक बहुत बड़ा चल रहा था स्काई लैब का, नाम सुना होगा आपने, स्काई लैब। तो जो पहला चुनाव जब इन्होंने लड़ा जो है पंकज चौधरी, तो ये रमापत ने ही जो है वो कहा कि ना कुर्मी बिरादरी से यहाँ ही लड़ेंगे ये। और जब इनका नाम घोषित हुआ तो लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। आप समझिए, जो बड़े नाम थे वहाँ, शंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, हर्षवर्धन, जितेंद्र सिंह, तो ये लोग बहुत चौंके। और उसके बाद रमापत ने कहा, रमापत राम ने, कि भाई हमने स्काई लाइव को उतारा है और सबको ध्वस्त कर देगा, और उन्होंने ध्वस्त किया भी। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी जो संगठन क्षमता है, लोगों से मिलने की क्षमता है, वो एक सरल और सहज है। और आज उन्होंने गोरखपुर में कहा भी कि भाई ऐसा है कि हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हैं, और जब चाहें वो हमसे मिल सकते हैं। आज देखिए, उनका स्वागत बहुत अच्छा हुआ, लेकिन स्वागत के साथ साथ ये भी रहा गोरखपुर में कि जिला अध्यक्ष वहाँ, ये पता लग रहा है कि शायद वो मौजूद नहीं थे, तो कहीं ना कहीं जो है ये भी चर्चा रही। जबकि उनका जो है वो ग्रैंड वेलकम हुआ, बुलडोजर से पुष्प वर्षा भी की गई। तो कहीं ना कहीं इनको बनाने के लिए ये काम किया गया है कि पीडीए को कमजोर किया जाए, और इनकी छवि जो है कोई छवि खराब नहीं है इनकी। आप समझिए कि पंकज चौधरी की छवि खराब नहीं, कोई नहीं कह रहा छवि खराब। भाई छवि कहाँ खराब है? और छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये लोग कह रहे हैं। 1991 से आप देखिए कि जिला पंचायत का वहां जो अध्यक्ष होता रहा, यही इन्हीं के कोशिश से वहां जिला पंचायत का अध्यक्ष होता रहा। और जो रमापत राम ने अभी कहा, आपने दिखाया कि पार्टी के अंदर पार्टी नहीं चलेगी, ब्राह्मण विधायकों की गुप्त मीटिंग पर रमापत बोले ये। तो भाई ये पार्टी के अंदर पार्टी कहाँ बात हो रही थी? अगर ब्राह्मण बैठ के मीटिंग कर रहे थे तो कोई पार्टी तोड़ने की बात तो नहीं कर रहे थे, पार्टी से अलग होने की बात तो नहीं कर रहे थे, पार्टी के, जहां तक मेरी जानकारी, पार्टी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे थे। एक बैठक कर ली, कह रहे हैं कि भाई पैरेलल पार्टी नहीं चलेगी। रजा साहब वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप भाजपा कार्यालय में आओ, बैठक करो, अब पैरेलल बैठ के थोड़ी चलने देंगे, वो ये कह रहे हैं। अरे तो भाई खाने पीने पे कोई भी किसी को बुला सकता है अपनी बिरादरी को, और बैठ के कर सकता है। अब एक ही जात के 45 लोग, चाहे ठाकुर हो, चाहे बामन हो, चाहे लोधी हो, बैठेंगे तो ये सवाल तो उठाएंगे लोग। नहीं तो ये हर तीन दिन में ये उत्तर प्रदेश में मीडिया और ये नेता कहने लगते हैं योगी जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं। अब ये तो इसको कोई सीरियस नहीं लेता है कि ठीक है अब कहने दो। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है। ये मीडिया भी बहुत समझ नहीं पाता है। मीडिया तो नाम नहीं जान पाता कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन बनेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी खबर हम लोगों को मिल भी नहीं पाती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि हर बिरादरी अपनी गोल जो है मजबूत करके मीटिंग करो, चाहे ठाकुर हो चाहे कुर्मी हो, क्योंकि उनको आगे ले जाके बढ़ाना है। ये हम लोग नहीं समझ पाते, पत्रकार बहुत मुश्किल है। हम लोग तो बहुत कहते रहते हैं कि फलाना हो जाएगा मुख्यमंत्री, फलाना ये हो जाएगा। अब जैसे आप ही ने कहा कि 2 डिप्टी सीएम में किसी एक को जाना है, हमने कहा ना कि हल्ला मच रहा है,
मैंने डिस्क्लेमर भी लगा दिया उसमें, हमने उसमें डिस्क्लेमर भी लगा दिया कि भाई उसमें जा सकता है, लेकिन ये चर्चा है, मैं कोई दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ। दलित समुदाय का बनना है, क्योंकि पिछड़ी जाति का वो ले आए, जिला प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो एक डिप्टी सीएम बढ़ना है, वो भी हमारे दलित भाई कोई बनेंगे। अब दलित भाई में कौन बनता है, ये कौन रेस में निकलता है, वो आगे जाता है, तो दोनों हटने वाले नहीं हैं। नहीं, अच्छी बात है, ना हटे, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो चकचक चर्चा, मैंने उस बैठक का ही हवाला दिया कि कल्याण सिंह जी के कार्यक्रम में भी सूर्यबाजी इस तरीके की चल रही थी वहाँ पर। हमारे साथ गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं, लगातार वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोस्वामी जी, ये ओवरऑल लखनऊ का जो गतिविधियां हैं, टेम्परेचर है, और 27 की तैयारी, जो जाति गोलबंदी, कभी सोशल इंजीनियरिंग मायावती ने 2007 में की थी, अब इसके बाद ये बीच में इनके यहाँ चलती रहती, डिमांड बहुत दिन से चल रही है कि सोशल इंजीनियरिंग हो बीजेपी में, संगठन में भी, सरकार में भी। क्या रोड़ा क्या है, रगड़ा क्या है इनका, गोस्वामी जी? दुर्गेश जी, देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। गोलबंदी, चाहे वो पीडीए हो, चाहे वो ब्राह्मण सम्मेलन हो, चाहे क्षत्रिय भोज हो, चाहे राजू जी का रोधी सम्मेलन हो, साक्षी जी का सम्मेलन हो, तो ये तो वो अलग बात है कि वो चेतावनी दी गई। उसका देखिए, एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो पंकज चौधरी जी ने एक सम्मेलन को लेकर, जिसे ब्राह्मण सम्मेलन कहा जाता है, कि ये वहां सब लोग 40, 45, 50 जो भी विधायक बैठे, उस पर जो टिप्पणी की गई, वो थोड़ा सा लोगों को लगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। इससे पहले लोध सम्मेलन हुए, पासी सम्मेलन हुए, ये सारे सम्मेलन हो गए, और उसके बाद क्षत्रिय सम्मेलनों का भोज भी हुआ, तो इस पे क्या हुआ। आज एक तरफ अगर पंकज चौधरी ने चेतावनी दी, तो आज रमापति राम त्रिपाठी ने एक बात तो अपरोक्ष रूप से पंकज जी को साधते हुए कही दी, जो उन्होंने चेतावनी दी उसको जस्टिफाई किया, पार्टी के अंदर पार्टी नहीं चल सकती है। ठीक बात है, मैंने कहा भी इस बात को जी। तो पार्टी के अंदर अगर पार्टी नहीं चल सकती है, तो एक कोई भी सम्मेलन हो, चाहे वो क्षत्रिय सम्मेलन हो, ब्राह्मण सम्मेलन हो, लोध सम्मेलन हो, कुर्मी सम्मेलन हो, तो एक सम्मेलन के ऊपर ये टिप्पणी क्यों आई? क्या बाकी सम्मेलन जो है वो पार्टी के अंदर और पार्टी का हिस्सा थे? तो इसने एक विवाद खड़ा कर दिया। वो बयान मुझे लगता है कि अपरिपक्व बयान था, राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं, मतलब उसमें उसका एक नुकसान हुआ, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं कितना होगा ये एक अलग बात है। लेकिन इसको विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है, और उसको करनी भी चाहिए। भाई, विपक्ष की राजनीति है कि सत्ता पक्ष के खामियों को और कमियों को, गलत बयानों को लेके चले वहां पर। तो इसमें तो दुर्गेश जी कहीं कोई वो है नहीं कि प्रदेश की, भले ही कहे कि पार्टी के अंदर पार्टी नहीं चलेगी, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। पार्टी के अंदर ही पार्टी है। पार्टी के अंदर ये क्षेत्रीय सम्मेलन, ये क्या हो रहा है जो जातिगत है, ये पार्टी के अंदर पार्टी सम्मेलन नहीं है क्या? और अगर ये पार्टी के अंदर रमापति राम त्रिपाठी का ये कहना है कि मतलब पार्टी के अंदर पार्टी नहीं चलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी को भी 27 में अगर लोध सम्मेलन बंद कर दिए जाए, कुर्मी सम्मेलन बंद कर दिए जाए, जो इस समय प्रदेश की राजनीतिक जरूरत कह लीजिए, राजनीतिक समीकरण इस ढंग के हैं। जो पीडीए बनाया है वो भी जातिगत समीकरणों को साधने के लिए बनाया गया है, ये जो सम्मेलन हो रहे हैं वो भी उसमें हो रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है, या प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगता है। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है प्रमोद जी ने। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं, केसी जैन साहब, बहुत स्वागत जैन साहब, बहुत धन्यवाद। और दीपेंद्र कुमार सामाजिक चिंतक के रूप में जुड़ गए। दीपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। हयात उमर की तरफ जाएंगे। हया साहब, क्या कुछ बदलाव हो रहा है कि सूर्यबाजी है, ये सरकार संगठन में कुछ और हालिंग चल रही है, क्या खबर है आपके पास? देखिए सर, ये राजनीति में कोई भी चीज ब्लैक और व्हाइट में नहीं होती है जी, हर चीज ग्रे रहती है। और इन सम्मेलनों के पीछे भी जो मकसद हैं वो कई हैं, कई हित साधने की कोशिश होती है।
और उस पर जो बयानबाजी होती है उसके पीछे भी कई कारण और कई हित साधने की कोशिश होती है। पहली बात हमको ये समझना चाहिए कि किसी भी पार्टी को वोट कैसे मिलता है, किस आधार पर मिलता है, और खास करके तब जब ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम हिंदी पट्टी में ये बात कर रहे होते हैं कि भाई हिंदी पट्टी की जो राजनीतिक दल है उनको वोट कैसे मिलता है। तो बीता करीब 2 दशक कम से कम ऐसे मान ले, बल्कि 3 दशक कह ले, 3 दशक यानी मंडल के आने के बाद से, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से 3 दशक यूपी की राजनीति में जातीय राजनीति के बीते हैं और इस जातीय राजनीति को ध्वस्त किया 2014 में मोदी जी की जब अगुवाई में पहली बार केंद्र में सरकार और फिर 2017 में प्रदेश में सरकार बनी। तो जो अक्रॉस जाति वोट जब पड़ा तब जाकर के ये लगा कि नहीं, अब जातीय राजनीति के दिन लद गए और जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो हिंदुत्व की छतरी है, उसके नीचे सभी जातियां आ गई हैं। लेकिन ये बहुत दिन तक ये जो हम लोगों को ये भरोसा था, ये यूं के लिए जो हम लोगों का आकलन था, ये बहुत दिन तक कायम नहीं रहा। और पिछले ही लोकसभा चुनाव यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके नतीजों ने और जो समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए के नाम से जो एक नई मुहिम छेड़ी, उसने चौंका दिया। इतने अप्रत्याशित और इतने सपा के फेवरेबल नतीजों की उम्मीद, और चुनाव से नतीजों से पहले हयात पीडीए को कोई सीरियस ले नहीं रहा था। वो कह रहे थे ये क्या लेकर आ गए छोड़ा। खुद समाजवादी पार्टी को भी भरोसा नहीं था जी उतना। लेकिन कुछ चीजें हुई जिसमें एक आरक्षण का मुद्दा भी बहुत था, संविधान को बदल देने का मुद्दा भी बहुत था, उसके पीछे भाजपा नेताओं की कुछ बयानबाजी भी थी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में अगर हम आ जाएंगे 330 सीटें दे दीजिए, 350 सीटें दे दीजिए तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो देखिए, हिंदुत्व तब तक ठीक है जब तक कि हमारे हित हमको मिल रहे हैं, यानी जातीय आरक्षण हमको मिल रहा है। अगर हिंदुत्व के नाम पे जातीय आरक्षण ही खत्म कर दिया जाएगा तो फिर ऐसा हिंदुत्व हमें क्या है कि किस काम का हमारे। जैसे ही ये मैसेज पहुंचा भाजपा तक, भाजपा ने फौरन बैकफुट पे आई और उसने पहले बात में कही कि ना तो हमारा संविधान बदलने का कोई इरादा है, ना हम आरक्षण समाप्त करने जा रहे हैं, जिसमें भागवत जी का बयान ये खास बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि अगर हमें आरक्षण की जरूरत अगले 100 साल होगी तो हम 100 साल भी रखेंगे जी, अनंत काल तक रख सकते हैं। तो जो भाजपा का जो पुराना मुद्दा था कि जातीय आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, सबसे पहले भाजपा ने उस मुद्दे को छोड़ा। साहब आरक्षण ठीक है, हम ईडब्ल्यूएस दे देंगे, लेकिन आरक्षण का मूल स्वरूप रहेगा वो जातीय ही रहेगा। यहां तक कि भाजपा अब क्रीमी लेयर की भी बात नहीं करती है जी। जो आरक्षण विदिन आरक्षण था, आरक्षण के अंदर आरक्षण था कि कुछ ही जातियां आरक्षण का फायदा उठा रही हैं, चाहे वो पिछड़ों में हो, चाहे शेड्यूल कास्ट में हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स में हो। लेकिन अब भाजपा ने उसको भी बैक बर्नर पर डाल दिया कि नहीं साहब वो सब कुछ नहीं है, जैसा है एज इट इज ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नाराजगी बड़ी भारी पड़ने वाली थी। हाँ, अब रोहिणी कमीशन की बात नहीं करते, कम करते हैं अब। जी, अब रोहिणी कमीशन की कोई बात नहीं करता। हाँ, रोहिणी कमीशन की बात अब नहीं ये है कि भाजपा किसी भी हालत में नहीं चाहती है कि जातीय गोलबंदी हो, और अगर जातीय गोलबंदी हो तो कम से कम विपक्ष के फेवर में ना हो। ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है साहब आपने कही। हमारा चर्चा का विषय ही जातीय गोलबंदी है और आप कह रहे हैं भाजपा चाहती नहीं कि जातीय गोलबंदी हो, लेकिन वो चाहती वही वाला है ना कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोस में पैदा हो जाएं। तो वो चाहती कि हम जातीय गोलबंदी करें लेकिन अखिलेश यादव ना करें। देखिए, अखिलेश यादव जी, मुझे तो मतलब बड़ी हैरत होती है कि 2024 की सफलता मिलने के बाद क्या समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है कि नहीं अब 2027 भी हमारा है, इसलिए चुपचाप खामोशी से बैठी हुई है। विवेक पांडे सुनो भाई, थोड़ा धैर्य से सुनो, खोपड़ी मत हिलाओ, थोड़ा सुनो मेरे भाई, मद्दा रखो। यही बात कह रहे हैं कि भैया समाजवादियों में थोड़ा धैर्य की कमी आ गई है, इसको बढ़ाओ, इसका डोज बढ़ाओ भाई। बोलो है।
अभी उन्होंने हाल में ही बिहार के नतीजे देख लिए हैं। हाँ। और अगर बिहार के नतीजे देखने के बाद भी अखिलेश जी की तंद्रा नहीं टूट रही है, नींद नहीं टूट रही है, तो 2027 उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है, काम नहीं आएगी अयाज साहब। नहीं, मैंने बताया, अगर आप जातीय गोलबंदी कर रहे हैं तो भाजपा ने अपने पूरे जातीय जितने भी समीकरणों हैं, बल्कि जो उनके जितने जातीय नेता हैं, उन सबको मैदान में उतार दिया है। चाहे वो संजय निषाद जी हो, चाहे वो राजभर जी हो, चाहे वो राजवीर जी हो, चाहे आप किसी भी ले लिए, यहां तक कि जाटों में भी, गुर्जरों में भी जातीय गोलबंदी कर रही है, लेकिन अपने फेवर की। अब जहां तक ब्राह्मण सम्मेलन से नाराजगी की बात है, बात यह कि ब्राह्मण अभी तक एक जातीय तौर पर गुटबाजी भी नहीं रहा, क्योंकि वो हमेशा सत्ता के शीर्ष पे रहा है, उसने हमेशा सत्ता का सुख भोगा है। अब इस स्थिति में खास करके जब से अपने योगी जी की सरकार बनी है, तब से ब्राह्मण अपने आप को थोड़ा सा कहीं उपेक्षित महसूस मतलब उतना सुख नहीं मिल रहा, आप ये कह रहे हो? हमें उतना सुख नहीं मिल रहा, जितना बसपा में मिला, जितना कांग्रेस में मिला, जितना सपा में मिला, वो थोड़ा परम सुख नहीं मिल रहा। सुख मिल रहा है लेकिन परम सुख नहीं मिल रहा है। जो हिस्सेदारी कम होने का दुख है, उसका नतीजा समय समय पे बाहर आता रहता है जी। और उसके नतीजे में ही जो 54-55 विधायक बैठे, वही नतीजा था कि प्रेशर बनाने की रणनीति, टैक्टिक्स की बनी थी कि हम थोड़ा प्रेशर बढ़ाएं ताकि हमें भी सत्ता में थोड़ा और हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, कुछ पद दिए जाए, कुछ मंत्री पद बढ़ा जाए, कुछ राज्यसभा में भेजा जाए। अब है क्या स्थिति कि सपा के पास राजनीति में विकल्प नहीं है, सॉरी, ब्राह्मणों के पास राजनीति में विकल्प नहीं है। वो जाए तो जाए कहां? समाजवादी पार्टी में जा नहीं सकते हैं, जाएंगे तो क्या होगा उनका? कुछ मिलने वाला भी हाथ में आने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं, वो तो अब अखिलेश यादव ने कई बार ये भी कहा है कि तमाम यूनिवर्सिटी में कुलपति हैं वो सब अगले कास्ट के हैं, तो इस तरह की बातें कर दी उन लोगों ने। जी, अब है क्या स्थिति कि ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की जो यूपी की राजनीति पिछले कहना चाहिए कि ऑलमोस्ट 9 सालों में हो गई है, उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण अपने आप को पिछड़ता हुआ पा रहा है। तो मतलब आप क्या रहे हैं, ठाकुर मलाई काट रहे हैं क्या? आप क्या कर रहे हैं? देखिए, परसेप्शन यही बनाया जा रहा है, परसेप्शन यही बनाया कि आप कोई थाना देख लीजिए, जितने पुलिस अधीक्षक देख लीजिए, सीनियर आईएएस देख लीजिए, विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष देख लीजिए, यही बनाया था। सपा के हयात भाई, सपा के कार्यकाल में यादव नहीं होते थे क्या इतनी जगह पे? बिल्कुल बिल्कुल सेम परसेप्शन भाजपा ने समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था। ठीक है हुआ। तो अब स्थिति ये है कि कम से कम जो भाजपा जो आज तारीख में चाहती है कि ठीक है भैया, जो हमारी जो जातियां हैं उनके सम्मेलन होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वर्ण और खास करके ब्राह्मण जो है उनको अगर कोई सम्मेलन होता है तो इसमें गलत संदेश चला जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण। केसी जैन के पास जाएंगे। केसी जैन साहब, क्या विकल्पहीनता की स्थिति में क्या करे ब्राह्मण, क्या करे? क्या आप लोग समझते हैं कि मजबूर हैं, जाएंगे कहां? चाहे अध्यक्ष जी से डटवा दो, चाहे अध्यक्ष जी से डटवा दो, चाहे कोई पद मत दो, मलाई बिल्कुल मत दो, सूखी सूखी बिना दूध की चाय पिला दो ब्राह्मणों को, सब यही आप लोग करोगे अब? नहीं, देखिए दुर्गेन जी, जो चीज आप कह रहे हैं ना, यही परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि आपको वहां कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जब ये रहे तब इन्होंने किसको दिया? अभी हमारे हिसाब से तो हयात जी ने बहुत सारी बातें कही। मैंने विकल्पहीनता की बात कही, मैंने सिर्फ विकल्पहीनता की बात किया। क्या ब्राह्मण विकल्पहीन है क्या? इसकी मजबूरी आपका दल उठा रहा, आप लोग उठाते हो? देखिए दुर्गेन जी, पहली बात तो यह है कि जो क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण की बात यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी आई, ऐसा बिल्कुल नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में सीधी सी एक बात है कि जो बात अभी रजा साहब कह रहे थे कि हिंदुत्व को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एकीकरण, और अगर हर पार्टी सिर्फ इस पे काम कर रही है, अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों के कल्याण की बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर बहुसंख्यक की बात कर रही है तो उसमें दिक्कत किस बात की है? अच्छा, ये भी परसेप्शन बनाते हो आप लोग, ये भी परसेप्शन बनाते हो कि वो केवल अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहे हैं। अगर अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहे होते तो 7 एमपी कुर्मी बिरादरी नहीं जीत जाते होंगे। क्या बात करते हो आप? बोलिए। कोई अब आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम करना शुरू किया अपराध के सफाये का,
तो समाजवादी पार्टी एक एक व्यक्ति को लाके सामने खड़ा करती थी और कहती भाई ये फला जाति के हैं, ये फला जाति के हैं, ये फला धर्म के हैं। तो ये परसेप्शन बनाया नहीं बनाया समाजवादी पार्टी ने कि आप ढूंढ ढूंढ करके सिर्फ और सिर्फ, अरे आप लोग ऐसे काम करोगे तो वो अपनी जाति में नहीं बताएगा आदमी कि भाई बहुत मारा, हम इस जाति के हैं। आप पीटोगे भी और उसका घर भी गिरा दोगे और उसके बाद वो रोएगा भी नहीं। बस यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस। वो कहेगा अरे अखिलेश भाई, विवेक पांडे, अखिलेश जी से कहो कि अगली बार से किसी को लाए तो कहें हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, इस तरह कहें अब, तो इन लोगों को ठीक लगेगा। देखिए दुर्गेश जी आपके तीखे सवाल है लेकिन जवाब ले लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी में यही डिफरेंस है, अपराधी मतलब अपराधी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधी को अपराधी तो आरोप लगाते हैं अखिलेश जी कि आप लोग ये काम नहीं कर पाते हो, न्याय नहीं कर पाते। और एक चीज बता दे, देखिए इस समय 7 ब्राह्मण मंत्री हैं और 7 क्षत्रिय मंत्री हैं। अब जात बतानी पड़ रही है आपको, जात भी बतानी पड़ रही ना, क्यों बता रहे हैं आप जाति? जात तो बतानी पड़ रही है। अखिलेश यादव बताएं, चाहे केसी जैन बताएं, चाहे भारतीय जनता पार्टी बताएं, जाति बतानी पड़ेगी। जब बात यह आएगी कि आप एक तरफा काम कर रहे हैं, तो जो बात अभी प्रमोद जी ने कही सोशल इंजीनियरिंग की, तो बात रखनी पड़ेगी। हम तो सबका साथ सबका विकास, ये शिष्ट भाषा है, ये दबी छुपी भाषा सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग कोई शब्द ही नहीं है, मसला ही नहीं है। हमको बताना पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास हम कैसे कर रहे हैं, सब लोग हमारे साथ है कि नहीं है। तो ये केवल प्रश्न बनाने का प्रयास, एक शब्द में कह दो भैया हम हिंदुओं की पार्टी हैं और हिंदुओं का विकास करेंगे। आपको बार बार क्यों बताना पड़ रहा है कुर्मी, ठाकुर, बामन, बनिया, क्यों बताते हो? हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की विरोधी और हिंदुओं की पार्टी, ये कह दो सीधे। भाई मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए आपके लोग कहते हैं। बिल्कुल नहीं, मुसलमान विरोधी नहीं है, मुसलमान विरोधी नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेके चल रहे हैं। हमारे साथ आप देखिए रामपुर में वहां पे जीते जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम है, 50% से ज्यादा मुस्लिम जहां पर है, अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत रहा है, अरे यही तो आश्चर्य हो रहा है लोगों को कि आप लोगों ने इतना खुश कर दिया मुसलमानों को। कर ये डाइवर्ट हो जाएगा। मैं अभी मैं दीपेंद्र को लूंगा, ठीक है विवेक एक छोटा सा, फिर मेरे पास समय नहीं, मैं दीपेंद्र को लूंगा, दीपेंद्र को समय नहीं दे पाया बिल्कुल। विवेक छोटा सा रिएक्शन बोलिए। देखिए जो बात आ रही है कि ब्राह्मणों ने सम्मेलन किया और आखिर जैन साहब ओवर टाइम ले चुके हो आप। पंकज चौधरी सिर्फ उन पर प्रश्न क्यों खड़ा किया? देखिए पंकज चौधरी जी के आने के बाद पहली मीटिंग जो हुई वो इस तरीके से हुई, तो उस पर उन्होंने कहा भाई इस तरीके की मीटिंग मत करिए कि कोई गलत संदेश जाए। नहीं पंकज चौधरी ने संगठन के मजबूत अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। पंकज चौधरी ने पहला संदेश ही दिया कि हम लाठी चलाएंगे, हम कमजोर अध्यक्ष नहीं हैं, हम जलेबी नहीं बनाएंगे। 30 तारीख की बैठक में क्यों मौन रह गए? हाँ बोलिए, सवाल तो पूछिए। 30 तारीख की जब लोधी युवक सम्मेलन की बैठक हुई, अरे तो विधायकों की बैठक नहीं थी विवेक, वो तो ये तमाम युवा सम्मेलन हो रहे हैं, तो आप भी कर रहे हो, लोधी विधायक थोड़ी इकट्ठा हो गए। एक जाति की बैठक थी, उसमें कल्याण सिंह जी के पुत्र गए थे जो पूर्व सांसद हैं, अभिन्न अंग है भाजपा के। बहुत सारे लोग जाते हैं यार, बहुत सारे लोग जाते हैं। कल्याण सिंह जी के जन्मदिन पर पूरा समाज इकट्ठा होता है। नहीं आज की बात नहीं कर रहे, पहले की बात हो रही है, पहले की बात कर रहे हैं, आज की बात हो रही है, आज की बात नहीं कर रहे हैं, वो 30 तारीख की बात कर रहे हैं, 30 तारीख की बैठक की बात हो रही है। चलिए खैर दीपेंद्र को लेते हैं। दीपेंद्र, ये जो जाति गोलबंदी है, अभी बहुत अच्छी बात निकल कर आई चर्चा में कि भाई जाति गोलबंदी भाजपा करे, हम करें, लेकिन अखिलेश यादव ना करें। तो मुस्लिमों से दिक्कत नहीं, शाहरुख का विरोध करना है। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, नए साल में मत उलझिए भाई, अभी 2-4 दिन मत उलझिए, ठीक है। जैन साहब वो उकसा रहे हैं, मत उलझिए, वो उकसा रहे हैं। बोलिए दीपेंद्र, बोलिए जल्दी से दीपेंद्र। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये जात पात को लेकर के सिलसिला चला रही है, ये सरासर गलत है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चला रहे हैं, उसी का सेम कॉपी बिहार में आप देख सकते हैं। सम्राट चौधरी जी भी जो है बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। ये सब सरासर गलत है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि जिस तरह से जो है सम्राट चौधरी लगातार बिहार में भी काम कर रहे हैं, सेम कॉपी जो है योगी आदित्यनाथ का कर रहे हैं। क्या यह सब सही है? यह सब बिल्कुल गलत है। इस तरह से जो है नहीं करना चाहिए। जात पात पर जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है काम नहीं करना चाहिए। ये जो है हिंदू और मुस्लिम की जो है बातें नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू और मुस्लिम सभी भाई है, सभी सिख ईसाई है। इस सब मुद्दे को लेकर के जो है सब ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात कही। खैर ये तो पूरा मॉडल, बाबा का मॉडल पूरे देश में बड़ा लोकप्रिय हो रहा है।
ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। विवेक बोलिए। अब असर दिखने लगा है अब। ठीक है, विवेक बोलिए। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जिन जातिगत रैलियों की बात आ रही है बार बार, इसका इतिहास भी तो जानना जरूरी है ना, कि ये जातिगत समय नहीं यार, इतिहास हम नहीं सुन पाएंगे, बहुत बिल्कुल जरा समय है हमारे पास। बोलो। चलिए ठीक है, अब आपने ज्यादा विवेक, सॉरी यार, है ना, आज इतिहास नहीं समझेंगे। स्पष्ट कर देता हूं केवल। मोतीलाल यादव बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी व अन्य 2013 की पीआईएल है। मोतीलाल यादव जी इसके पिटिशनर थे और हमारी सरकार में ये पीआईएल जिसमें इंटरिम ऑर्डर ये हुआ था कि जातिगत रैलियों पे प्रतिबंध किया जाएगा, क्योंकि उस समय ध्रुवीकरण पूरी तरह से करने के लिए बसपा और भाजपा ने जोर लगा दिया। तो वही काम तो योगी जी ने करा है ना, हाई कोर्ट के आदेश पर उनका कोई जातिवादी मत लिखा जाएगा, खत्म करो। तो जातियों का विखंडन भाजपा करती है। अरे वो तो उन्होंने अभी योगी जी ने कहा कि हाई कोर्ट के एक आदेश के हवाले से कि भाई जात पात की बात मत करो। तो उसी आदेश, सुनिए, अब आपने उसी पीआईएल को आधार बनाते हुए जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने 16 सितंबर 26 के आदेश प्रवीण छेत्री बनाम यूपी स्टेट, जो कि शराब तस्करी के मामले में था, उसमें 10 पॉइंट का निर्देश जारी किया। और उसी में इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी फंस गई कि पीडीए की बढ़ती लोकरेता ठीक है। इन्होंने रोकने, राघवेंद्र राजू 20 सेकंड, पंचायत को बाधित करने के लिए। राघवेंद्र राजू 20 सेकंड, राघवेंद्र राजू 20 सेकंड। उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार में कोई बदलाव देख पा रहे हैं आप? राघवेंद्र राजू, ठीक है। अरे लड़ो मत भाई, जैन साहब लड़ो मत। बता रहे हैं 25 से 20 से 25 लड़कियां बिक रही हैं, शर्म नहीं आती? ठीक है, अरे लड़ लेंगे, बाद में लड़ लीजिएगा। ठीक है, बोलिए। दुर्गेन जी, ये तो निश्चित तौर पर है, आज देश में जो स्थिति बन रही है, वो जो बड़े दल हैं उनमें ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में अस्तित्व के चौराहे पर खड़े हो जाएंगे क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल का जो फार्मूला है वो कहीं ना कहीं अपने जाति विशेष का गुणा भाग तो बताते ही हैं। वो भले ही कहें राजनीति में कि अवसरवादिता की राजनीति नहीं है, लेकिन आज जिस तौर से जातिवाद के साथ साथ अवसरवादिता सबसे बड़ी चुनौती है। ये अवसरवादी जो लोग हैं वो सुबह सपा में है, शाम को भाजपा में है। उससे संगठन और सरकार के बीच में भी अगर आप देख रहे हैं आने वाले समय में बड़ी चुनौती सामने नजर आएगी। 2026 में निश्चित तौर पर आप देख लीजिए कि भले ही आप जो देखते रहे कि मतदान के कहीं प्रतिशत घट रहे हैं, कहीं बढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी जो फार्मूले बन रहे बिगड़ रहे हैं, इनमें हम आपको बता रहे हैं कि आज भले ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हो, लेकिन जब 2010 में ठाकुर अमर सिंह जी को समाजवादी पार्टी से हटाया गया था, वही 2012 में लाए गए और 52 टिकट समाजवादी पार्टी ने, जो ठाकुरों की बात बार बार कर रहे हैं, दिए थे। 45 छतरी जीत करके आए थे। मानेंगे नहीं आप लोग, जाति के इर्द गिर्द पूरी गोलबंदी करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों का बहुत आभार। वास्तव में ये जाति है, ये मुझे लगता है जाएगी नहीं। नमस्कार।